नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। अब बम बंदूकों से नहीं, हवाई अड्डे से होगी बस्तर की पहचान। जगदलपुर हवाई अड्डे की शुरुआत पर प्रधानमंत्री का बयान। कहा, विकास के जरिए हर तरह की हिंसा को किया जा सकता है खत्म। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नया रायपुर बना देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान की रोक पर ईद के बाद होगा विचार। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई बैठक में फैसला। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की भी हुई समीक्षा। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। पुलवामा में अपहरण किए गए सेना के जवान की तलाश जारी। दिल्ली में 17 जून तक सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर उपराज्यपाल का फैसला। धूल भरी आंधी के कारण दिल्ली एनसीआर में लगातार तीसरे दिन खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। यूपी में आंधी और तूफान के चलते 15 लोगों की गई जान। एआईएडीएमके के 18 विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर मद्रास हाईकोर्ट का बटा हुआ फैसला। हाई कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी अब सुनवाई। फैसला आने तक सुरक्षित तमिलनाडु सरकार में अविश्वास को लेकर पिछले साल स्पीकर ने रद्द की थी सदस्यता। और बेंगलुरु टेस्ट के साथ ही अफगानिस्तान टेस्ट खेलने वाले एलीट क्लब में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला बने ऐतिहासिक पल के गवाह। पहले दिन भारत ने 6 विकेट खोकर बनाए 347 रन। शिखर धवन और मुरली विजय का शानदार शतक। और शुरुआत करेंगे पहली खबर से। धूल भरी हवाओं ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। पिछले 2 दिनों में लोगों का खुली हवा में सांस लेना मुहाल है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में दिल्ली की हवा में धूल भरी हवाएं चलती रहेंगी। राजधानी की स्थिति को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 17 जून तक दिल्ली में निर्माण कार्य पर रोक लगाना, सड़कों और पेड़ों पर पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मशीनों से दिल्ली की सड़कों की सफाई होगी। राजस्थान की ओर से आ रही धूल भरी हवाओं ने दिल्ली एनसीआर को धूल के गुबार में बदल दिया है। इसके चलते वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हवा में धूल के कणों की अधिकता के चलते लोगों को आंखों में जलन के साथ सांस लेने में परेशानी हो रही है। अभी 3-4 दिन से तो बड़ा धूल हो रही है बहुत, और व्हीकल की वजह से ही जो है ना आंखें जलने लगती हैं। देखिए दिल्ली के पॉल्यूशन की वजह से आंखों में जलन है। I've never seen any place that dusty where the pollution is that extreme, and in my opinion it totally affects the beauty of the city because you can't even see the monument on the other side of the gate. दिल्ली में PM10 का स्तर 830 दर्ज किया गया, जो खतरनाक से भी काफी अधिक है। आनंद विहार इलाके में ये 929 तक दर्ज किया गया। वहीं एनसीआर में इसका स्तर 796 रहा। दिल्ली में PM2.5 का स्तर 301 दर्ज किया गया। पर्यावरण मंत्रालय और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन में हालात में सुधार होगा। जो हवाएं चल रही हैं वो एंटी साइक्लोनिक विंड चल रही है, और जो कि राजस्थान से होते हुए हमारे पास दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जा रही हैं, जो कि हवाओं की स्पीड काफ़ी तेज़ है। और चूंकि हवाओं की स्पीड तेज़ है तो ये डस्ट अपने पास रेस कर रही हैं, और जो कि विंड की जो टर्निंग है वो दिल्ली एनसीआर के ऊपर है। सो इसकी वजह से ये एक्यूमुलेशन है हमारे पास दिल्ली एनसीआर के ऊपर है। इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हालात से निपटने के लिए राज्य प्रशासन को कदम उठाने का निर्देश दिया है। स्थानीय निकायों और निर्माण क्षेत्र से जुड़ी एजेंसियों से धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव करने को कहा गया है। साथ ही लोगों से अधिक समय तक बाहर रहने से बचने की सलाह दी गई है। हालात को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आपात बैठक बुलाई।
इसमें दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य शामिल हुए। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, धूल भरी हवाओं से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हाल बुरा है। आसमान में धूल छाने से विजिबिलिटी भी बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। चंडीगढ़ में हवाई सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी धूल भरी आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में धूल भरी आंधी, बारिश और बिजली गिरने से पिछले 36 घंटों में 15 लोगों की जान चली गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को तुरंत आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। तो धूल भरी हवा से लोग बेहद परेशान हैं और आइए इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं विवेक चट्टोपाध्याय, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के। बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में सर। और सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में ये जो धूल का गुबार आया है उसकी वजह क्या है, जिसने कि हवा में PM10 और 2.5 के स्तर को 8 गुना बढ़ा दिया? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि ये जो एंटी साइक्लोनिक विंड कंडीशंस राजस्थान के थार डेजर्ट के ऊपर जो आया, इसके चलते धूल का उबार हवा की रफ्तार एरिया में फैला हुआ है। इसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी शामिल है, दिल्ली एनसीआर तो है ही। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, परंतु हम जो देख रहे हैं लगातार इस साल पूरे गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से धूल की आंधियां आई हैं और इसमें जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी समस्या जो हमारे देश में अभी ये है कि डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ पौधों की कटाई, जंगलों की कटाई, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मेरे ख्याल से लगातार कई दशकों से अरावली का जो क्षेत्र है, रिज का जो एरिया है, उसमें डैमेज काफी हुआ है। तो इससे ये जो नेचुरल बैरियर था थार डेजर्ट से दिल्ली का, वो खत्म होता जा रहा है। तो ये डेजर्ट भी फैलता जा रहा है। तो ये रेगिस्तान जो फैल रहा है, तो भविष्य में हो सकता है कि अगर ये आंधियां और बढ़ी तो दिक्कतें और भी बढ़ेंगी। इसलिए मेरे ख्याल से एक रीजनल लेवल में अच्छा खासा प्लान हमें तैयार करना होगा और उसमें अमल भी लाना होगा और लोकल लेवल में हमें मैनेजमेंट करना होगा। अभी आप देखेंगे कि सड़कों की खुदाई होती है, उसके बाद उसमें धूल का कोई प्रबंधन नहीं किया जाता है। तो मेरे ख्याल से एजेंसियों को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, उनसे एक्शन करवाना पड़ेगा और रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रेगिस्तानी इलाकों से जो हवाएं आई हैं, जो आंधी आई है, सिर्फ वो एकमात्र वजह नहीं है जिसको कि बताया जा रहा है कि जो लोकल फैक्टर्स हैं जो आपने गिनाए, वो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं हवा को प्रदूषित करने के लिए। साथ ही आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो IMD डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि 17 जून के आसपास बारिश हो सकती है। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि बारिश होगी या हवा थोड़ी तेज होगी तो ये जो धूल के कण हैं हवा में वो खत्म होंगे, गिरेंगे और प्रदूषण लेवल घटेगा? जी, ये बारिश का तो बहुत इमीडिएट इफेक्ट होता है जी। इसमें प्रदूषण लेवल कुछ घंटों में ही कम हो जाता है अगर तेज बारिश हो तो। परंतु ये हम मौसम के ऊपर ही सिर्फ निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियां हमेशा बनी रहती हैं और मेरे ख्याल से इसीलिए एक्शन प्लान के हमें काम करना होगा। क्योंकि दिल्ली में सिर्फ ये डस्ट की समस्या नहीं है जो राजस्थान से आ रही है। हमने अभी डेटा देखा, ओजोन लेवल, ओजोन जो है कि बहुत स्ट्रांग एक केमिकल है जो कि हवा में जनरेट हो रहा है, उससे फेफड़े खराब होते हैं। ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और तमाम तरह की ये गैसें हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, इन सभी का एक मिक्सचर है। हम सांस के द्वारा इसे साथ में ले रहे हैं। तो सिर्फ ये डस्ट की समस्या नहीं है और पॉल्यूशन कंट्रोल का दायरा हमें बढ़ाना होगा और ये हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये अपने आप मौसम के भरोसे हम रहें हमेशा और प्रदूषण कम हो पाए। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जो लोकल फैक्टर हैं वो अहम भूमिका निभा रहे हैं प्रदूषण के बढ़ने पर, इसलिए ज़रूरी है कि इन पर भी काम किया जाए और साथ ही जो नेशनल पॉल्यूशन प्रोग्राम है उसकी एक सीमा तय की जाए कि कब तक इस पॉल्यूशन लेवल को कम करना है और इसका टारगेट फिक्स करना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की तरफ से तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ दौरे पर कई योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विजन से हुआ था और ये राज्य आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कई वर्षों से हिंदुस्तान में जब बस्तर की बात आती थी तो बम, बंदूक, पिस्तौल और हिंसा की बात आती थी। आज बस्तर की बात जगदलपुर के हवाई अड्डे से जुड़ गई है। छत्तीसगढ़ के लोग अब जगदलपुर से रायपुर की दूरी 6 से 7 घंटों की बजाय महज 40 मिनट में ही तय कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जगदलपुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया। 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को और भी कई सौगातें दी। प्रधानमंत्री ने आधुनिकीकृत और विस्तारित भिलाई इस्पात संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया तो IIT भिलाई की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश को जल, थल और नभ हर तरह से जोड़ने का प्रयास कर रही है। ये सभी योजनाएं यहां रोजगार के नए अवसर बनाने वाली है, शिक्षा के नए अवसर पैदा करने वाली है, आवाजाही के आधुनिक साधन देने वाली है और छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों को संचार की आधुनिक तकनीक से जोड़ने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में चल रही NDA सरकार हो या राज्य में रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार, दोनों ने विकास के माध्यम से विश्वास का वातावरण बनाने का प्रयास किया है। किसी भी तरह की हिंसा का, हर तरह की साजिश का एक ही जवाब है, एक ही जवाब है, एक ही जवाब है, विकास, विकास और विकास। विकास से विकसित हुआ विश्वास हर तरह की हिंसा को खत्म कर देता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है कि छत्तीसगढ़ में जो भी खनिज निकले उससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा स्थानीय निवासियों पर खर्च करना जरूरी हो। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नया रायपुर के कमांड सेंटर का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि नया रायपुर शहर देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन गया है। नया रायपुर अब देश के दूसरे स्मार्ट सिटीज के लिए भी एक मिसाल का काम करेगा। जो छत्तीसगढ़ पिछड़ा, आदिवासियों का, जंगलों का, यही उसकी पहचान थी, वो छत्तीसगढ़ आज देश में स्मार्ट सिटी की पहचान बन रहा है। इससे बड़ा गर्व का विषय क्या हो सकता है। 2 महीने में प्रधानमंत्री का ये दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल को भी छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। तब उन्होंने बीजापुर के जंगलों से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक अहम बैठक हुई। इसमें राज्य में आतंकियों के खिलाफ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पर ईद के बाद फैसला करने का निर्णय लिया गया। अगर इस पर विचार नहीं होता तो तकनीकी तौर पर ईद के बाद सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। करीब 45 मिनट चली बैठक में NSA अजीत डोभाल, आर्मी चीफ और IB चीफ, CRPF के DG, BSF के DG, जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP के अलावा गृह सचिव राजीव गौबा शामिल हुए। बैठक में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को लेकर सुरक्षा बलों के अधिकारियों की राय ली गई। साथ ही रमजान के दौरान हुए सुरक्षा बलों पर आतंकी वारदातों और हिंसा की घटनाओं की समीक्षा की गई।
इस बैठक में अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा प्लान को लेकर भी चर्चा हुई। अमरनाथ यात्रा पर खुफिया एजेंसियों के इनपुट और खतरे को देखते हुए इस बार तकनीक के आधार पर पूरे यात्रा रूट को सुरक्षित करने का प्लान तैयार हुआ है। और जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आज सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आज तड़के जिले के पनार इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें सेना का एक जवान शहीद हुआ। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। बीते रविवार को भी सुरक्षा बलों ने राज्य में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए 6 आतंकियों को मार गिराया था। उधर पुलवामा जिले के गंगू इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ के दल पर हमला किया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू किया गया और इस बीच आतंकियों ने पुलवामा से सेना के एक जवान को अगवा कर लिया है। जल प्रबंधन के मामले में गुजरात सबसे अव्वल राज्य है, ये कहना है नीति आयोग का। नीति आयोग ने पहली बार जल प्रबंधन में देश के राज्यों को अलग अलग दर्जा दिया है। नीति आयोग ने गुजरात को जल प्रबंधन में सबसे अच्छा राज्य माना है। गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के भी जल प्रबंधन को आयोग ने सराहा है। त्रिपुरा में भी इस मामले में खासा विकास देखा गया है। पिछले 2 सालों में राजस्थान में भी जल प्रबंधन के मामले में बेहद तेजी दिखाई है। वहीं अगर नीति आयोग की माने तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हरियाणा में इसका स्तर काफी नीचे है। स्टेट्स को क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और अगर वो स्टेट इम्प्रूव नहीं करेगा तो ओवर अ पीरियड वो उसकी पोजीशन नीचे गिरती चली जाएगी। और हम लोग का विचार ये है कि गुड गवर्नेंस मस्ट बिकम गुड पॉलिटिक्स। नीति आयोग के अनुसार 60 करोड़ लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। 75% लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 84% घरों में पाइपलाइन से पानी की पहुंच नहीं है, जबकि 70% पानी दूषित है। वाटर प्रॉब्लम को सुलझाना, जो पानी वेस्ट जा रहा, समुद्र में जा रहा, हमारे अधिकार का उसको बचाना, वाटर कंजर्वेशन से हमारे वाटर लेवल को बढ़ाना और वाटर का सीमित वापर करके, फजूल वापर नहीं होना चाहिए, उसका एक्सेसिव वापर नहीं होना चाहिए, उसके नए इनोवेटिव वाटर मैनेजमेंट के मॉडल्स जो उसका उपयोग करके हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। नीति आयोग की ये कोशिश राज्यों को पानी के बेहतर इस्तेमाल और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही साथ राज्यों को पानी की जरूरत और महत्व को भी बताना है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे आईएएस अधिकारियों की हड़ताल खत्म करवाने की अपील की है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सचिवालय पर ही मुख्यमंत्री के इंतजार में बैठे बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री को काम पर लौटने की अपील की है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा है और इस बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। ये 2 तस्वीरें हैं दिल्ली का उपराज्यपाल कार्यालय और दिल्ली सचिवालय की, जहां उपराज्यपाल कार्यालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंत्रियों के साथ पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं। वहीं दिल्ली सचिवालय में बीजेपी नेता मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच केजरीवाल ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने ये दावा किया है कि पिछले 3 महीने से दिल्ली के आईएएस अफसर हड़ताल पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस हड़ताल को खत्म करने की गुजारिश की है। को 4 मिनट का भी समय 4 दिन में नहीं मिला कि वो दिल्ली के मसले का समाधान कर सकें, आईएएस अधिकारियों की हड़ताल को खत्म कराने के लिए कोई पहल कर सकें। ये 4 दिनों में उनको नजर नहीं आया है। बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने राष्ट्रपति से मुख्यमंत्री को तुरंत काम पर लौटने का आदेश देने की अपील की है। बीजेपी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जनता से किए वादों को पूरा करने से बचने के लिए बहाना बना रहे हैं। दिल्ली में जो उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलायंस की बात की और कांग्रेस उनको 2 सीटें देनी चाहती है, आप कांग्रेस को 2 सीटें देनी चाहती है, अपना बल दिखाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए और पिछले 3.5 साल की जो नाकामियां हैं वो किसी और के ठीकरा फोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने ये नौटंकी शुरू की है। हालांकि आईएएस अधिकारी पहले ही केजरीवाल के हड़ताल के दावे का खंडन कर चुके हैं। आईएएस अधिकारियों का ये कहना है
कि वो हड़ताल पर नहीं हैं और सारे अधिकारी रोजमर्रा के काम में जुटे हैं। राजधानी में पारा लगातार बढ़ रहा है, मौसम में भी और राजनीतिक गलियारों में भी। एक तरफ दिल्ली धूल और प्रदूषण की चादर से ढकी हुई है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ धरने पर डटे हुए हैं। लेकिन इन सब में पिस जनता रही है। कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी के संगठन मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में आरएसएस के सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी और कृष्ण गोपाल भी शामिल हुए। ये बैठक 3 दिनों तक चलेगी। इसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे। फरीदाबाद के सूरजकुंड में संघ प्रचारकों की 3 दिनों की बैठक गुरुवार को शुरू हो गई। संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक इस बैठक में शामिल संघ के प्रतिनिधियों को रिफ्रेशर कोर्स की तर्ज पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी खबरें हैं कि संघ प्रचारक सांसदों की रिपोर्ट बनाकर पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे, जिसके आधार पर 2019 के लिए चुनाव के टिकट की रणनीति तैयार हो सकती है। हालांकि सांसद, मंत्रियों और विधायकों को इस मीटिंग से दूर रखा गया है। बैठक के आखिरी दिन 16 जून को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। ये सभी संगठन मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी में आरएसएस से जुड़े विस्तारकों का रोल बहुत अहम माना जाता है। विस्तारक पार्टी में संघ के प्रचारकों की तरह काम करते हैं। इससे पहले भी मई के आखिरी में दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में बीजेपी और संघ के बीच बैठक हुई थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और एआईएडीएमके के 18 विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर मद्रास हाईकोर्ट का बटा हुआ फैसला आया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार सुरक्षित है और कोई उपचुनाव भी नहीं होगा। हालांकि ये 18 विधायक अयोग्य रहेंगे। अब इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट की बड़ी बेंच फैसला करेगी। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने विधायकों को अयोग्य करार देने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को बरकरार रखा, जबकि न्यायमूर्ति एम सुंदर ने इसे रद्द कर दिया। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर पी धनपाल ने एआईएडीएमके के 18 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। अनद्रमुख के विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर सरकार में अविश्वास जाहिर किया था। इस पर पार्टी के चीफ विप एस राजेंद्रन ने स्पीकर से शिकायत की थी। सदस्यता रद्द होने के बाद विधायक हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को इन विधायकों की सीटें खाली घोषित करने से रोक दिया था। ईंधन और सब्जियां महंगी होने से थोक महंगाई दर 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। मई में ये दर 4.43% रही। अप्रैल में ये दर 3.18% थी, जबकि पिछले साल मई में ये दर 2.26% थी। पिछले महीने यानी कि मई में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 1.60% रही, जबकि अप्रैल में ये दर 0.87% थी। मई में सब्जियों में थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 2.51% रही, जबकि अप्रैल में ये दर -0.89% थी। वहीं ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र की महंगाई दर अप्रैल के 7.85% के मुकाबले मई में 11.22% पर पहुंच गई। इससे पहले मई में खुदरा महंगाई दर भी बढ़कर 4 महीने के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई। अफगानिस्तान टेस्ट मैच खेलने वाले देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है। बेंगलुरु टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। शिखर धवन और मुरली विजय के शानदार शतक की बदौलत पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट खोकर 347 रन बना लिए। बारिश से बाधा की वजह से पहले दिन 78 ओवर का ही खेल हो पाया। पहले टेस्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान को बधाई दी। वहीं अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला ने भी देश के खेल इतिहास और दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से इसे ऐतिहासिक मौका बताया। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जैसे ही अफगानिस्तान की टीम ग्राउंड पर आई, उनके लिए ये पल ऐतिहासिक बन गया। इसके साथ ही अफगानिस्तान के लिए टेस्ट मैच का सफर शुरू हो गया। अफगानिस्तान टेस्ट मैच खेलने वाली 12वीं टीम बन गई है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट खोकर 347 रन बना लिए हैं। दोनों सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और मुरली विजय ने शानदार शतक जड़ा। धवन 107 रन और मुरली विजय 105 रन बनाकर आउट हुए। लोकेश राहुल 54 रन और चेतेश्वर पुजारा
35 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान रहाणे 10 रन ही बना सके। पहला टेस्ट मैच खेलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान टीम को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उन्हें खुशी है कि अफगानिस्तान ने ऐतिहासिक मैच खेलने के लिए भारत को चुना। प्रधानमंत्री ने लिखा कि खेल से हम लोगों को करीब लाने और संबंधों को मजबूत बनाने का काम जारी रख सकते हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस मौके पर युवा कार्य खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान के खेल इतिहास और दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से इसे ऐतिहासिक मौका बताया। Of course, it is a historical event in our sports history and also in our relations between both countries as far as sports is concerned. India and Afghanistan are like two inseparable brothers. We are completely committed to strengthening and rebuilding Afghanistan, including their sports. We've of course seen them in IPL. And congratulations to Afghanistan for becoming a full test nation now. टेस्ट मैच देखने भारत आए अफगानिस्तान के लोग भी इसे अपने देश के लिए काफी महत्वपूर्ण बता रहे हैं। It's very good for Afghanistan. This is not important whether we are this winning or losing, but it's important to play test match that against India. पिछले साल जून में अफगानिस्तान को टेस्ट टीम का दर्जा मिला था। आतंकवाद से ग्रसित अफगानिस्तान को टेस्ट टीम का दर्जा दिलाने में भारत ने काफी मदद की है और खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने का काम किया है। उनके लिए भारत ने ग्रेटर नोएडा में प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। भारत ने अफगानिस्तान में कंधार समेत कई जगहों पर मैदान भी बनाए हैं। क्रिकेट ने अफगानिस्तान के युवाओं को आतंकवाद से हटाने में मदद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।